नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अनोखी और डरावनी कहानियां। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक अनोखी और रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो कहानी कुछ इस तरह है कि मेरे दोस्त राकेश ने मेरे साथ एक बहुत ही डरावनी घटना शेयर की थी। ये घटना आज से करीब 20 साल पुरानी है, जब राकेश मुंबई में अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की छुट्टियों के दौरान उसका दोस्त सुमित उसे अपने गांव महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में ले गया था। गांव जाने के लिए दोनों ने लोकल बस पकड़ी। रास्ते में सुमित ने गांव की कुछ पुरानी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। वे किस्से सुनते सुनते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। चारों तरफ अंधेरा घिर चुका था और उनकी बस अब जंगलों से गुजर रही थी। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि सड़क जैसे पेड़ों के नीचे पूरी तरह छिप गई हो। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, सुमित ने राकेश से कहा, तू जानता है ना राकेश, इस सुनसान सड़क पर शाम के वक्त कोई नहीं आता। राकेश ने मजाक में उसकी बात पर हामी भर दी, भाई ये घना अंधेरा और ये जंगल, ऐसी जगह कौन आना चाहेगा। लेकिन सुमित ने गंभीर होते हुए कहा, ऐसा नहीं है, ये रास्ता दिन में भी सुनसान रहता है, क्योंकि यहाँ वो रहती है। राकेश चौंक कर बोला, कौन वो। तभी ड्राइवर, जो अब तक शांत था, अचानक डरते हुए बोल पड़ा, भाई उसका नाम मत लो। रात का समय है और इस समय वो बहुत ताकतवर हो जाती है। पहले हम सुरक्षित गांव पहुंच जाए, फिर जितनी बातें करनी हो कर लेना। ड्राइवर की ये बातें सुनकर राकेश को भी डर लगने लगा। वो खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी उसे दूर एक औरत की परछाई दिखी, जो जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसने अपने हाथ से बुलाने का इशारा किया। उसकी भूरी आंखें जंगल के अंधेरे को चीरते हुए सीधा राकेश की तरफ देख रही थी। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सुमित को फौरन कहा, भाई देख उस तरफ, वो कौन खड़ी है। लेकिन जैसे ही सुमित ने उस दिशा में देखा, वो औरत गायब हो चुकी थी। उसके बाद पूरी यात्रा के दौरान राकेश के दिमाग में बस उसी औरत की छवि घूमती रही। करीब 1 घंटे बाद वे लोग सही सलामत गांव पहुंच गए, लेकिन राकेश के दिमाग से वो औरत की तस्वीर नहीं हट रही थी। ये घटना राकेश के लिए आज भी एक गहरा डर बनकर रह गई है। जब मेरी ऐसी हालत देखी तो सुमित ने कहा, राकेश ये सब तेरे दिमाग का खेल है। जंगल में कुछ भी नहीं था। उसने मुझे समझाया कि उसकी कहानियों का मुझ पर असर हुआ है। मैंने भी सोचा कि शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। मैंने इस गांव में आने का फैसला इसलिए भी किया था क्योंकि सुमित के बड़े भाई सुरेश की शादी होने वाली थी। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं और मुझे भी थोड़ा घूमने का मन था। तो जब सुमित ने कहा कि बड़े भाई की शादी है तो चल घूमते हैं, और वैसे शादी में शामिल भी हो जाएंगे, मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। शादी का माहौल जोश से भरा हुआ था। हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ था। लेकिन एक बात जो मैंने नोटिस की, वो ये कि सुमित के सारे रिश्तेदार आए हुए थे, सिवाय उसके चाचा चाची के। जब मैंने सुमित से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिनों पहले उसके पिता और चाचा के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था और तब से वो नाराज हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर शादी के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। सुरेश, जो कि दूल्हा था, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। सुबह तक तो वह ठीक था, लेकिन शाम होते होते उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि किसी ने सोचा भी नहीं था। और उस दिन सुरेश की मौत हो गई। पूरा घर मातम में डूब गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मैं भी सुमित का सहारा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से खुद ही हिला हुआ था। इस दुखद परिस्थिति में भी सुमित के चाचा चाची कहीं नजर नहीं आए। खैर, धीरे धीरे 5-7 दिन गुजरे। परिवार किसी तरह इस गम से उबरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही सब कुछ सामान्य होने लगा, एक और बड़ी मुसीबत सुमित के परिवार पर टूट पड़ी। सुरेश की मौत के अभी 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि सुमित के दूसरे भाई आशीष की भी ठीक उसी तरह से मौत हो गई जैसे सुरेश की हुई थी। आशीष भी पूरी तरह से स्वस्थ था, कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ी और जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता, उसकी भी मौत हो गई। 15 दिन के अंदर सुमित के दोनों भाई चले गए। जिस घर में हम लोग शादी का जश्न मनाने आए थे, वहां अब सिर्फ मातम था।
सुमित के पिताजी पूरी तरह टूट गए थे। 2 जवान बेटे खो चुके थे और वो भी इतने कम समय में। सुमित के चाचा चाची, जो न तो शादी में आए थे और न ही बड़े बेटे सुरेश की मौत के वक्त दिखे थे, अब भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। यह अजीब संयोग हर किसी को चौंका रहा था, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब सुमित के मझले भाई आशीष की मौत हुई तो उसके चाचा चाची भी अपने पुराने झगड़े को भूलकर इस दुख की घड़ी में साथ आ गए। उनके आने से सुमित के पापा को कुछ राहत मिली, क्योंकि परिवार अब एकजुट हो रहा था। लेकिन इसी सब के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक दिन किसी काम से मैं सुमित के कमरे में गया। कमरे में घुसते ही मेरी नजर उस परछाई पर पड़ी जिसे मैंने जंगल में गाड़ी से देखा था। वही भयानक रूप, लंबे, बिखरे और गीले बाल, सफेद चमड़ी, सड़े हुए पैर और डरावनी आंखें। वो परछाई सुमित के कपड़ों को सूंघ रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मेरी हालत खराब हो गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो, मैं वहां जम सा गया। वो परछाई मेरी तरफ बढ़ने लगी और उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। हंसते हंसते उसकी आंखें मेरी आंखों में घूरने लगीं और उसकी हंसी धीरे धीरे मंद हो गई। उसकी मंद मुस्कान ने मेरी रूह तक को कंपा दिया। मुझे इतना डर लगा कि मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी होने लगी और मुझे शर्म तो आ रही है ये बताते हुए, पर उस वक्त मेरे डर के कारण मेरी पैंट भी गीली हो चुकी थी। तभी वो भयानक आकृति अचानक से खिड़की से बाहर कूद गई और गायब हो गई। मैं लगभग 5 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, मानो किसी ने मुझे बर्फ में बदल दिया हो। जब आखिरकार मुझे होश आया तो मैं नीचे की ओर भागा और घरवालों को ये सब कुछ बताया, लेकिन कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उन्होंने मेरी बात को मजाक समझा। फिर जब मैंने उन्हें विस्तार से समझाया कि वही परछाई मैंने पहले जंगल में देखी थी और अब सुमित के कमरे में, तब जाकर उन्हें थोड़ी चिंता हुई। लेकिन उनके चेहरे पर शक के भाव तब गायब हो गए जब उन्होंने देखा कि मेरी पैंट नीचे से पूरी तरह गीली थी। घरवालों को मेरी बात पर यकीन तब और हुआ जब उन्होंने सुमित के कमरे में जंगल की मिट्टी के निशान देखे। फिर भी गांव के कुछ लोग इस घटना पर संदेह कर रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। गांव वालों के बीच ये चर्चा होने लगी कि ये वही डायन है जिसने कई साल पहले भी गांव को परेशान किया था और अब दोबारा लौट आई है। जब मैंने लोगों की बातें सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है, ये कौन थी और क्यों आ रही थी। मैंने तय किया कि मुझे इस रहस्य को जानने के लिए और गहराई में जाना होगा। यह पूरा माजरा क्या है, ये समझने के लिए मैंने सुमित से बात करना ही सही समझा। आखिर वही जान सकता था कि ये डायन कौन है और क्यों उसके परिवार के पीछे पड़ी है। उसके दोनों भाइयों की मौत के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यह कोई बीमारी का खेल नहीं था, बल्कि डायन का ही किया धरा था, और अब उसका अगला निशाना सुमित हो सकता था। मैंने सुमित से पूछा, ये डायन की कहानी क्या है और क्यों वो तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ी है। सुमित ने एक पुरानी डरावनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया, करीब 35 साल पहले इस गांव में एक डायन का आतंक था। वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। तभी मेरे पिताजी और चाचाजी ने एक सिद्ध बाबा को गांव बुलाया। बाबा ने उस डायन को गांव से भगाकर जंगल में भेज दिया, लेकिन बाबा ने चेतावनी दी थी कि वह तब तक ही जंगल में कैद रहेगी जब तक कोई इंसान उसे वापस गांव में नहीं लाएगा। सुमित की बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब सवाल ये है, सुमित ने कहा, कि क्या किसी ने जानबूझकर उसे फिर से गांव बुलाया है, और अगर बुलाया तो क्यों, और उसने मेरे दोनों भाइयों को क्यों मारा। अब यहां एक बात तो साफ हो गई थी कि उस डायन ने पहले सुमित के भाइयों को निशाना बनाया और अब सुमित उसका अगला शिकार था। मुझे किसी भी हाल में अपने दोस्त को इस खतरे से बचाना था। गांव में इस डायन की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। लोग आपस में बात कर रहे थे कि अब सुमित डायन का अगला निशाना हो सकता है। इस खबर ने पूरे गांव की खुशियों पर जैसे काला साया डाल दिया था। सुमित के बड़े और मझले भाइयों की मौत से यह सिलसिला शुरू हो चुका था और अब सुमित की बारी थी। सुमित के परिवार की हालत बहुत खराब थी।
उसके पिताजी, जो पहले ही अपने 2 जवान बेटों को खो चुके थे, जब उन्हें पता चला कि वो डायन सुमित के कमरे तक पहुंच चुकी है, तो वो बुरी तरह टूट गए। अब उनकी एक ही चिंता थी, सुमित को किसी भी तरह से बचाना। उनके चाचा, जो अब परिवार के साथ खड़े थे, उन्हें साहस और धैर्य से काम लेने की सलाह दे रहे थे। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। हम इस डायन का सामना करेंगे, सुमित के चाचा ने परिवार को समझाया। सुमित की चाची, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, मानो किसी अप्सरा की तरह, पूरे घर और रिश्तेदारों को संभालने में लगी हुई थी। उनकी बड़ी बड़ी मोहक आंखें किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। लेकिन एक बात ने मेरे दिमाग को खटका दिया। उनके चाचा की उम्र काफी ज्यादा थी, फिर उनकी पत्नी यानी सुमित की चाची इतनी जवान और सुंदर कैसे हो सकती थी? इस सवाल ने मेरे मन में थोड़ी बेचैनी पैदा की, लेकिन मैंने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अचानक मैंने देखा कि सुमित की चाची मेरी तरफ आ रही थी। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। जैसे जैसे वो पास आई, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ था जो मुझे असहज कर रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या था। सुमित की चाची के पास आकर मुझे बेटा कहने पर मैं थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि वो मेरी उम्र की ही लग रही थी। उनके मुंह से बेटा सुनकर कुछ अजीब सा लगा, पर मैं क्या कर सकता था। फिर भी उनके और चाचा के रिश्ते पर मेरे मन में सवाल उठने लगे, इसलिए मैंने सुमित से पूछा। उसने बताया कि चाचा की दूसरी शादी हुई थी, उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद। इस पर ज्यादा सोचने की बजाय मैंने ध्यान वापस उस खौफनाक डायन पर लगाया, क्योंकि मेरा असली मकसद सुमित को उस मुसीबत से बचाना था। मैंने सुमित से कहा, तुम इस घर से बाहर मत निकलना, चाहे जो हो जाए। मैं खुद जाऊंगा उस डायन का रहस्य जानने के लिए। पूरे गांव में डर का माहौल था, और जब भी मैं किसी से सवाल करता तो लोग चुप हो जाते। गांव वालों को यह यकीन हो चला था कि उस डायन को कोई नहीं रोक सकता और सुमित की मौत तय है। हर कोई डर के साए में जी रहा था, और कोई भी मुझे उस डायन के बारे में खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं था। मैं सुबह से ही गांव के चक्कर काट रहा था, लेकिन शाम तक मुझे एक भी ठोस जवाब नहीं मिला। थक-हार कर मैं वापस सुमित के घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में अचानक मुझे एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जो करीब 90 साल की रही होगी। ऐसा लगा कि वो अपने घर का रास्ता भूल गई थी। उसने मुझे आवाज देकर कहा, बेटा तनिक मुझे घर पहुंचा दे। मैंने सोचा शायद ये बूढ़ी अम्मा कुछ जानती होंगी, तो मैंने उनसे पूछा, अम्मा उस डायन के बारे में कुछ जानती होगा? लेकिन वो चुप रहीं। रास्ते भर मैं उनसे यही सवाल पूछता रहा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि ये भी शायद कुछ नहीं बताएंगी। जैसे ही मैंने उन्हें उनके घर छोड़ा और वापस जाने को मुड़ा, अम्मा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तनिक भीतर आओ बछुआ। इस डायन के बारे में खुलेआम बातें नहीं करनी चाहिए। वो इन हवाओं के जरिए सब सुनती है। अब बताओ, क्या जानना है तुम्हें? मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मुझे उस डायन के बारे में सब कुछ जानना है, शुरू से। आखिर ये सब कब और क्यों शुरू हुआ? अम्मा ने मेरी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, बछुआ ये कहानी बहुत पुरानी है। वो डायन इस गांव की नहीं, पर गांव पर उसका साया तब पड़ा जब। और अम्मा ने धीरे धीरे उस खौफनाक कहानी का खुलासा करना शुरू किया। पर दूसरी ओर काफी रात हो चली थी। मुझे एहसास हुआ कि इस रात में और भी कुछ अनहोनी होने वाली है। बूढ़ी अम्मा ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, उस मजदूर का नाम था सुरेंद्र। वो इस गांव में काम की तलाश में आया था। सुरेंद्र और बानी के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगीं। बानी के दिल में बहुत दर्द था और सुरेंद्र ने उसे सहारा दिया। वो दोनों चोरी छिपे मिलने लगे, लेकिन गांव में ये रिश्ता छुपा नहीं रह सका। जब बानी के पति और जेठ को इस बात का पता चला, तो उन्होंने बानी को बहुत अपमानित किया। गांव में उसकी बदनामी हो गई और सुरेंद्र को गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया। बानी पर गांव वालों ने मिलकर ऐसा अत्याचार किया कि उसकी जिंदगी नर्क बन गई। मैं बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर सिहर उठा। बानी की कहानी दर्दनाक लग रही थी, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अम्मा ने आगे कहा, उसके बाद एक दिन बानी अचानक गायब हो गई।
लोग कहते हैं कि वो जंगल में चली गई और वहीं पर उसने अपनी जान दे दी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो मरी नहीं थी, बल्कि उसने काली विद्या सीख ली थी। कई महीनों बाद गांव में अचानक छोटे बच्चों की मौतें होने लगी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। धीरे धीरे गांव के लोग डरने लगे कि ये सब बानी की आत्मा कर रही है, जो अब डायन बन गई है। मैंने ध्यान से अम्मा की बातें सुनी तो ये डायन बानी थी जिसे समाज ने दुत्कारा और अपमानित किया था। उसका दर्द और बदले की भावना ही उसे इस खौफनाक रास्ते पर ले आई थी। अम्मा ने आगे कहा, जब बानी की आत्मा ने बच्चों को मारना शुरू किया तो गांव के लोग तांत्रिक बाबा के पास गए। बाबा ने गांव से उस डायन को भगा दिया, लेकिन वो चेतावनी देकर गए थे कि अगर कभी कोई उसकी आत्मा को वापस बुलाने की कोशिश करेगा तो वो फिर से लौट आएगी और तब उसे रोक पाना नामुमकिन होगा। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। अम्मा की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि यही डायन अब सुमित के परिवार के पीछे पड़ी है। लेकिन अम्मा, मैंने पूछा, किसने उसकी आत्मा को वापस बुलाया? अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, यहां तक कोई नहीं जानता बेटा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार वो सिर्फ बच्चों के पीछे नहीं बल्कि पूरे परिवार को तबाह करने आई है। और शायद उसका अगला शिकार तुम्हारा दोस्त सुमित ही होगा। अम्मा की बातें सुनकर मेरे मन में डर और बेचैनी बढ़ गई। दूसरी ओर सुमित के पिताजी और चाचा जी उस तांत्रिक बाबा को लाने के लिए निकल चुके थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो सही समय पर लौट पाएंगे या डायन पहले ही अपना अगला शिकार बना लेगी। रात गहरी हो चुकी थी और अम्मा की कहानी ने मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। अम्मा ने आगे कहा, लेकिन बानी की आत्मा चैन से नहीं गई। उसके साथ हुए अन्याय और अत्याचार ने उसे एक डायन बना दिया। उसी जंगल में उसकी आत्मा भटकने लगी। वह बदले की आग में जल रही थी और उसने कसम खाई थी कि वह अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला लेगी। गांव के बच्चे उसकी पहली पसंद बने क्योंकि उसे अपनी मां बनने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई थी। अब वो हर उस परिवार को तबाह करती थी जिसने उसके दर्द को नजरअंदाज किया था। मैं पूरी तरह से सन्न था। यह डायन, जिसे अब बानी के नाम से पहचाना जा रहा था, एक पीड़ित आत्मा थी जिसे समाज की क्रूरता ने बदला लेने वाली आत्मा में बदल दिया था। वहीं दूसरी ओर सुमित के पिताजी और ड्राइवर की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी और उस जलती हुई परछाई के सामने आते ही सुमित के पिताजी को उठा लिया गया था। अब वह डायन एक के बाद एक सुमित के परिवार को निशाना बना रही थी। लेकिन क्या तांत्रिक बाबा समय पर पहुंचकर इस डायन से मुकाबला कर पाएंगे? अम्मा ने कहानी का अंत करते हुए कहा, अब यह डायन वापस आ गई है और अपने अधूरे काम को पूरा करने आई है। यह गांव अब फिर से उस काले साए के नीचे है। तुम्हारा दोस्त सुमित उसकी अगली योजना में है और अगर उसे बचाना है तो तांत्रिक बाबा ही अब आखिरी उम्मीद है। सुमित के परिवार के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा था और अब यह साफ था कि इस डायन का अगला शिकार खुद सुमित ही होगा। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कहानी और भी गहरी और खौफनाक होती जा रही थी। मैंने अम्मा से पूछा, तो फिर अम्मा, शीला ने अपने काले जादू का और क्या किया? क्या उसने बानी को बचा लिया? मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। बानी की एक बहुत खास दोस्त थी जिसका नाम शीला था और जब बानी के साथ ये सब हुआ तो शीला ने भी उसके साथ बदला लेने का ठान लिया। शीला को काले जादू की विद्या प्राप्त थी। अब आगे अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, शीला ने उस रात अपने गुस्से में जो काला जादू किया उससे उसने बानी के पति को लकवा मार दिया, मगर यह बात गांव वालों के कानों तक नहीं पहुंची कि जादू किसने किया। सबको लगा कि बानी ही डायन है और उसने अपने पति पर जादू किया है। शीला उस रात छिपी रही। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ बानी को बचाने के लिए किया था, लेकिन वह और कुछ नहीं कर पाई। बानी बुरी तरह घायल थी, मगर उसकी जान बच गई थी। लेकिन गांव वालों के बीच अफवाहें फैल गई थी। मैंने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ अम्मा? क्या बानी और शीला गांव से भाग पाईं? अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, शीला के पास अपनी ताकतों का सही इस्तेमाल करने का समय नहीं था। उसने जितनी कोशिश की वह उतनी ही बेबस हो गई। बानी के ससुराल वालों ने उसे बुरी तरह पीटा था और उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह ज्यादा दिन नहीं जी पाई। शीला ने बानी के शरीर को बचाया,
लेकिन उसकी आत्मा को नहीं बचा पाई। बानी की मौत के बाद गांव वालों ने बानी की लाश को जंगल में फेंक दिया। अम्मा ने गहरी सांस ली और कहने लगी, यही वो वक्त था जब बानी की आत्मा ने बदले की ठान ली थी। उस जंगल में बानी की आत्मा तड़पती रही और धीरे धीरे उसने उन सभी पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया जिन्होंने उसे यातनाएं दी थी। मैंने फिर से पूछा, लेकिन अम्मा, शीला का क्या हुआ? वह कहाँ गई? अम्मा ने कहा, शीला अपने पिता की मौत और बानी की हत्या के बाद गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसने गांव छोड़ दिया, जबकि कुछ का मानना है कि वह भी काले जादू की शक्ति में इतनी लिप्त हो गई कि वह खुद भी उस जंगल में समा गई। मगर आज तक कोई नहीं जानता कि शीला का क्या हुआ। यह सुनकर मुझे समझ आ गया कि यह डायन बानी की आत्मा है जो अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले रही है। अम्मा ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त सुमित के परिवार पर भी वही काला साया मंडरा रहा है जो कभी बानी के साथ हुआ था। अगर उसे बचाना है तो तुम्हें और उसके परिवार को बहुत जल्दी कुछ करना होगा। इसी बीच गांव के एक कोने से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें मानो हवा के साथ आ रही थीं और उनमें एक भयानक क्रोध की झलक थी। मुझे एहसास हो गया था कि बानी की आत्मा अब और इंतजार नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर सुमित के पिताजी जंगल में तांत्रिक बाबा को ढूंढने के लिए निकल चुके थे, लेकिन उनकी गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना और उस डायन का साया उनके ऊपर मंडराने लगा था। गांव की हवा में खौफ का साया और गहरा होता जा रहा था। अब सुमित का परिवार पूरी तरह से इस काले जादू और डायन के कहर से घिर चुका था और मेरा दोस्त सुमित उसका अगला शिकार बनने वाला था। बुढ़िया की बातें सुनकर मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मेरे दिमाग में मानो हलचल मच गई थी। बुढ़िया के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा और गहरी गंभीरता थी। उसने मेरे चेहरे को गौर से देखा और धीरे से बोली, बेटा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, पर सच यही है। बानी को जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त सुमित का परिवार ही है। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा शरीर पसीने में डूब गया था और मेरे होश जैसे उड़ गए थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अम्मा, यह कैसे हो सकता है? सुमित के पिताजी और चाचा ऐसा क्यों करेंगे? वे तो सीधे सादे लोग हैं। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। बानी का पति, सुमित का चाचा, हमेशा से एक लालची इंसान था। उसे बानी से नफरत थी क्योंकि वह उसे बच्चा नहीं दे सकी। जब उसने सुना कि बानी और सुरेंद्र के बीच कुछ चल रहा है तो उसकी नफरत और बढ़ गई। उसने बानी को डायन साबित कर गांव वालों को उकसाया। सुमित के पिताजी, जो बानी के जेठ थे, ने उसे आग के हवाले किया। तब से बानी की आत्मा बदले की आग में जल रही है। मैं सुन पड़ा रहा। मेरा दिमाग इन सब बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन अम्मा, यह सब तो बहुत पहले हुआ होगा। फिर अब सुमित के परिवार को क्यों निशाना बना रही है? मैंने धीरे धीरे सवाल किया। बुढ़िया ने गहरी नजरों से मुझे देखा और कहा, क्योंकि शीला ने बानी की आत्मा को चैन नहीं लेने दिया। शीला ने अपनी सारी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और बानी की आत्मा को जगाए रखा। वह तब से बदले की आग में जल रही है। और अब जब बानी की आत्मा को शांति नहीं मिली तो उसने तय किया कि वह उस परिवार को बर्बाद करेगी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पहले वह सुमित के चाचा को मारने आई थी और अब उसकी नजर सुमित के पिताजी और सुमित पर है। मैंने बुढ़िया की आंखों में देखा जहां गहरे खौफ की परछाई थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। अब समझ में आ रहा था कि क्यों वह डायन यानी बानी की आत्मा सुमित के परिवार के पीछे पड़ी थी। यह सिर्फ बदले की आग थी जो इतने सालों तक धधक रही थी और अब सब कुछ जला डालने पर उतारू थी। मैंने कांपते हुए पूछा, अम्मा, अब क्या होगा? क्या सुमित को बचाने का कोई तरीका है? अम्मा ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम्हें सुमित को बचाना है तो तुम्हें खुद शीला का सामना करना होगा। वह अब पूरी तरह से बानी की आत्मा के साथ मिल गई है और उसकी शक्तियां बेहद खतरनाक हो चुकी हैं। अगर तुम शीला को नहीं रोक पाए तो सुमित की जान नहीं बचेगी। यह सुनकर मेरे दिल में डर और चिंता का भयानक मिश्रण उमड़ पड़ा। सुमित की जान खतरे में थी और अब मुझे उस डायन यानी शीला का सामना करना था। सुमित मेरी बात सुनकर सन्न रह गया।
उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी जान इतनी बड़ी मुसीबत में है और उसका परिवार इस भयानक काले साए का हिस्सा था। मैंने सुमित से कहा, तुम्हारे पिताजी और चाचा ने जो किया उसी का नतीजा है कि शीला यानी असली डायन आज बदला लेने वापस आई है। सुमित ने कांपती आवाज में पूछा, तो अब क्या होगा? क्या हम पापा को बचा सकते हैं? मैंने उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, वह बाबा ही इस डायन से हमें बचा सकते हैं। लेकिन बाबा के आने से पहले हमें शीला को रोकना होगा। मुझे लगता है कि सुमित के पिताजी जंगल के अंदर ही हैं और शीला ने उन्हें वहीं कहीं कैद किया होगा। सुमित ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तो फिर चलो, हमें जल्दी से जंगल की तरफ जाना होगा। हम दोनों तेजी से जंगल की तरफ निकल पड़े। चारों ओर रात का सन्नाटा था। पेड़ों के बीच से हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो और भी भयावह माहौल बना रही थी। हमें हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है, जैसे अंधेरे के पीछे कोई ताकत छिपी हो। जैसे ही हम जंगल के भीतर गहराई में पहुंचे, हमने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। एक धीमी, घबराई हुई चीख और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने सुमित की ओर देखा और कहा, यह आवाज तुम्हारे पिताजी की हो सकती है। हमें जल्दी करनी होगी। हम दोनों तेजी से उस आवाज की दिशा में भागे और थोड़ी दूर पर हमें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास जाने पर हमें वहां के वातावरण में अजीब सी ठंडक और डर का एहसास हुआ। झोपड़ी के अंदर हल्की सी रोशनी थी और वहां जाने पर हमने देखा कि सुमित के पिताजी एक कोने में बेहोश पड़े हुए थे। उनके आसपास जादुई प्रतीक बनाए गए थे, मानो किसी काले जादू का हिस्सा हो। सुमित ने भागकर अपने पिताजी को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक झोपड़ी के कोने से एक परछाई उभरी। वह शीला थी। उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। उसकी आंखें जलती हुई लग रही थीं, जैसे कि उसमें बदले की आग धधक रही हो। शीला ने धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगा? तुम यहां आकर अपने पिता को बचा लोगे? तुम्हारा पूरा परिवार मेरे बदले की आग में जलेगा, जैसे मेरी दोस्त बानी जली थी। मैंने सुमित से कहा, तुम्हें यहां से भागना होगा सुमित। यह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुमित ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने हिम्मत करके खड़ा हुआ और शीला की ओर देखा। तुम्हें जो करना है मुझसे करो, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। शीला ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, अब यह सब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आवाज में जादू की शक्ति थी और हम दोनों अचानक से जकड़ गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने हमें बांध लिया हो। तभी अचानक जंगल के दूसरी ओर से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वह बाबा की आवाज थी। उन्होंने जंगल में प्रवेश किया और अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। शीला एकदम पीछे हट गई। उसकी शक्तियां बाबा के मंत्रों के सामने कमजोर पड़ने लगी। बाबा ने कहा, तुम्हारा अंत आ गया है शीला। यह बदला यहीं खत्म होगा। शीला चिल्लाई, नहीं, मैं कभी नहीं रुकूंगी। मैं बानी का बदला पूरा करके रहूंगी। लेकिन बाबा के मंत्रों और तांत्रिक शक्तियों के आगे शीला धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। उसकी परछाई धुंधली होने लगी और अंततः वह एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। बाबा ने सुमित के पिताजी को उठाया और हमें बताया, अब यह डायन कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन याद रखना, कभी किसी के साथ अन्याय मत करना, क्योंकि काली शक्तियां हमेशा उन पर नजर रखती हैं। सुमित और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। हमें इस रात का अंत समझ आ चुका था। सुमित के चाचा की आंखों में घृणा का एक नया ज्वाला भड़क उठा। उन्होंने कहा, यह तो असंभव है। लाडो, मेरी पत्नी जो हमेशा से हमारी देखभाल करती आई है, वह डायन कैसे हो सकती है? उनके चेहरे पर घबराहट और असमंजस का स्पष्ट प्रभाव था। सुमित ने गुस्से में कहा, लेकिन क्या आपको याद नहीं? मेरी मां की मौत कैसे हुई थी? क्या वो हमेशा से ऐसी ही नहीं थी? बाबा ने गंभीरता से कहा, सुमित, कभी कभी हमारे अपने ही हमें सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। हमें शीला को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। तभी मैंने सोचा कि अगर लाडो ही असली शीला है, तो हमें एक योजना बनानी होगी। मैंने सबको समझाते हुए कहा,
हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि लाडो को इस बात का पता न चले कि हम उसकी पहचान जान चुके हैं। हमें एक जाल बिछाना होगा। अगर हम उसे यह सोचने पर मजबूर कर दें कि वह सुरक्षित है, तो हम उसे पकड़ सकते हैं। बाबा ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही। हमें चंद्र ग्रहण के खत्म होने से पहले उसे अपने जाल में फंसाना होगा। अगर हमने उसे मौका दिया तो वह फिर से किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। हम सबने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। बाबा ने कुछ आवश्यक चीजें जुटाने का फैसला किया और हमें बताया कि हमें एक साधारण समारोह की तैयारी करनी होगी, ताकि लाडो को यह लगे कि सब कुछ सामान्य है। सुमित और मैंने मिलकर गांव वालों से यह बात छुपाने का प्रयास किया कि हम शीला के बारे में जानते हैं। हम सब रात के लिए अपनी तैयारियों में जुटे रहे। चंद्र ग्रहण धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और हर मिनट का मतलब था कि हमें शीला को पकड़ने का एक और मौका मिल रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हम सबने एक जगह इकट्ठा होना शुरू किया। हम एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, जहां हमने एक चक्र बनाया और बाबा ने जादुई मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। हमें उम्मीद थी कि शीला हमें देख नहीं पाएगी। अचानक हमने देखा कि लाडो वहां पर आ गई है। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जैसे कि वह हमारे इरादों को भांप रही हो। उसने चतुराई से हमें देखा और कहा, क्या तुम लोग कुछ छिपा रहे हो? मुझे हमेशा से तुम्हारी चालाकी का पता था। सुमित के चाचा घबरा गए और बोले, नहीं लाडो, हम तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लेकिन लाडो की हंसी सुनकर हमें समझ आ गया कि हम अब सचमुच खतरे में हैं। वह हमें धमकाते हुए बोली, तुम सबने यह सोच लिया कि तुम मुझे पकड़ लोगे। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी ताकतवर हूं। तभी बाबा ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना शुरू किया। लाडो का चेहरा अचानक डर से भर गया और वह अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने लगी। सुमित और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और निर्णय लिया कि हमें लाडो को काबू में करने का हर संभव प्रयास करना होगा। हमने मिलकर जोर से कहा, लाडो, हम जानते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम्हें अब छिपने की कोई जरूरत नहीं है। लाडो ने चौंक कर हमें देखा और अपने जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन बाबा की शक्तियों के सामने उसका जादू कमजोर पड़ने लगा। बाबा ने अपनी शक्तियों को और भी मजबूत करते हुए कहा, तुमने बहुत से निर्दोषों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब तुम्हारा अंत आ गया है। उसकी जादुई शक्तियां धीरे धीरे लुप्त होने लगीं। सभी ने मिलकर लाडो को पकड़ने की कोशिश की। वह चीखने लगी, नहीं, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन हम सब मिलकर उसे काबू में कर चुके थे। आखिरकार बाबा ने अपना अंतिम मंत्र पढ़ा और लाडो के जादू को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। लाडो की हंसी अचानक थम गई और वह एक क्षण में धुंधली हो गई। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी और हम सब ने राहत की सांस ली। बाबा ने कहा, अब यह गांव सुरक्षित है। लेकिन याद रखें, हमें हमेशा एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। सुमित ने भावुक होकर कहा, मैंने सीखा है कि हमें अपने परिवार की पहचान से ज्यादा उनके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। उस रात हम सबने मिलकर एक नई शुरुआत की और हमें विश्वास था कि अब हमारा गांव सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाए और आने वाली ऐसी दिलचस्प कहानियां आपसे मिस न हो जाएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।